हेलो गाइस। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। देखो, आज हम लोग सितंबर का जेई का मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है। बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, जो कि ए ऑप्शन आपका है बेरिलियम एक्सिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6। देखो, बेरिलियम जो है वो मैक्सिमम +4 तक जाएगा। ओके, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड बोला है क्लोराइड ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव ब्रिज क्लोराइड स्ट्रक्चर इन सॉलिड फेज। तो देखो, सॉलिड फेज में उनके ब्रिज स्ट्रक्चर होते हैं, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन में बोला है B2H6 इंटू 2NH3 इज नॉन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। हाँ, बट B2H6 इंटू 2NH3 जो कि इसका करेक्ट फॉर्मूला नहीं है। करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है B3N3H6। समझ गए, जिसके कारण हम अभी इस वाले फॉर्मूले को लेके इनऑर्गेनिक नहीं बोल सकते, इनको बोल सकते हैं जो कि है बोरेजिन। ओके, डी जो कि ये सी आपका ऑप्शन नहीं है। ओके, डी में क्या बोला है, बोरिक एसिड इज अ प्रोटोनिक एसिड। नो, क्योंकि वो अपने आप H+ डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या है, एक लुईस एसिड है। कह रहे वो क्या है, एक लुईस एसिड। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो 26 में आपका करेक्ट आंसर होगा जो कि आपका बी है। ओके, चलो 27 वाला देखते हैं। 27 में क्या बोला है, 27 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट LiCl एंड NaCl इज करेक्ट। ओके, तो LiCl और NaCl के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला जो ऑप्शन है उसमें बोला है LiCl हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन NaCl। तो देखो, जो कि गलत होगा। क्यों? क्योंकि LiCl जो है, LiCl जो कि कैसा है, एक कोवेलेंट है। ये कैसा होगा, कोवेलेंट होगा, और कोवेलेंट होने के कारण उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट जो कि कैसा होगा, लोअर होगा। तो आपको ध्यान में रखना है। तो पहला ऑप्शन जो कि गलत हो जाएगा, NaCl का ज्यादा होगा, ओके, एज कंपेयर टू LiCl। चलो सेकंड ऑप्शन देखते हैं, LiCl डिसॉल्व इन वाटर वेर एज NaCl डज नॉट। बट हमने देखा हुआ है NaCl जो है, जो कि वाटर में सॉल्यूबल है। ओके, ये भी सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन अगर बात करें तो LiCl वुड आयोनाइज इन वाटर मोर देन NaCl। देखो, LiCl जो कि ज़्यादा आयोनाइज नहीं होगा इन वाटर मोर देन NaCl। क्लियर है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो लास्ट में बचा डी जो कि है फ्यूज्ड LiCl वुड बी लेस कंडक्टिंग देन फ्यूज्ड NaCl। मतलब जिसका साइज है वो स्मॉल होगा तो हायर चार्ज डेंसिटी होगी। ओके, यहाँ पे क्या है, उसका जो चार्ज है, चार्ज चार्ज डेंसिटी कैसी है, हायर है। किसकी हायर है, तो LiCl की, क्योंकि इसका जो साइज है वो क्या है, स्मॉल है। समझ रहे हो, जिसके कारण लेस कंडक्टिंग होगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो 28 में हम लोग देखते हैं। 28 में क्या बोला है, BCl3 डज नॉट एक्सिस्ट एज ए डाइमर। ओके, BCl3 डाइमर की तरह एक्सिस्ट नहीं करेगा, बट BS3 ओके, बोरॉन हाइड्रेट जिसको हम लोग डाइमर में B2H6 लिखते हैं, जो कि एक्सिस्ट करता है। ऐसा क्यों है? ओके, तो उसका फर्स्ट रीजन ये दिया गया है कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, बट इसके कारण तो है ही नहीं। ओके, तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। सेकंड बोला है देयर इज p-pi बैक बॉन्डिंग इन BCl3 बट BS3 डज नॉट कंटेन सच अ मल्टीपल बॉन्ड। ऐसा नहीं है। ओके, BCl3 है, उसमें ऑब्वियसली p-pi बैक बॉन्डिंग देखने को मिलता है। ओके, बट इसका कोई रीज़न नहीं है कि जिसके कारण ये BCl3 जो कि डायमर की तरह एक्सिस्ट नहीं करता। ओके, ये बनाएगा ही नहीं। ओके, सी ऑप्शन में क्या बोला है, लार्ज साइज क्लोरीन एटम डू नॉट फिट इन बिटवीन द स्मॉल बोरॉन एटम। हाँ, तो ये बात सही है, क्योंकि स्मॉल बोरॉन एटम जो है, ओके, इसके कंपैरिजन में जो क्लोरीन है उसकी साइज क्या है, ज्यादा है। ओके, तो लार्ज साइज क्लोरीन एटम है जो कि फिट नहीं होगा बिटवीन द बोरॉन एटम, जबकि हाइड्रोजन एटम में जो है वो बोरॉन के अंदर फिट हो जाएगा। क्लियर है,
जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, डी में तो कुछ आने वाला है। क्लियर है, तो 28 में आपका करेक्ट डी सी ऑप्शन होगा, आपको ध्यान रखना है। क्लियर, चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं 29 में। 29 में क्या बोला है, द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन B2H6। ओके, B2H6 में कितने, दो टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है। कौन सा, एक तो कोवेलेंट है और दूसरा कौन सा होगा, वी ऑल नो, ओके, हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्ड। क्लियर, आयनिक नहीं होगा, कोऑर्डिनेट नहीं होगा, ओके, डी ऑप्शन भी नहीं होगा, एकमात्र ऑप्शन सी होगा जिसमें हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्ड लिखा हुआ है। ओके, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही हम लोग देखते तो ऐसा ही है। ओके, बोरॉन बोरॉन, क्लियर है, एक हाइड्रोजन ऐसे होता है, सब में हाइड्रोजन बॉन्ड ही देखने को मिलते हैं। क्लियर है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, तो हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्ड आपको मिलेगा। चलो 30 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, मतलब ऐसा ऑक्साइड जो एसिड एज वेल एज बेस के साथ भी रिएक्ट कर सके। ओके, तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड है जो कि कैसा है, बेसिक होता है, तो कि ये नहीं होगा। SiO2 ओनली क्या होता है, एसिडिक होता है। CaO2 ये भी ओनली एसिडिक होता है। एकमात्र ऑप्शन डी है SnO2 कि जो एम्फोटेरिक इन नेचर है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, इसके बाद हम लोग चलते आगे 31 में बोला है जो कि स्ट्रक्चर गिवन है, आपको इसका करेक्ट फॉर्मूला निकालना है। तो नाम क्या है, 1 क्लोरो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। क्लियर है, अगर हम लोग बात करें 1 क्लोरो से तो 1, ओके, फिर ऐसे जाएंगे तो 2 मिथाइल और 3 4 में तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा, तो ए वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। बी में अगर हम लोग देखें तो बी में क्या हो रहा है, अगर यहाँ से 1 2 और ये 3 वाला आ रहा है तो बी भी इनकरेक्ट हो गया। सी में देखो यहाँ से 1 और 2 आ रहा है, लेकिन ये तो सीधा उसके पास ही है, 4 नंबर पे है ही नहीं, तो सी भी नहीं आएगा। एकमात्र ऑप्शन डी बचा है जो कि आपका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 और 4। क्लियर है, क्योंकि क्लोरीन जो कि 1 कार्बन पे है तो 1 क्लोरो। क्लियर, इसके बाद 4 नंबर का जो है उसके ऊपर क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, फिर इसके बाद 2 मिथाइल और बेंजीन। क्लियर, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 32 में। 32 में क्या बोला है, विच 2 अल्काइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विथ Na मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ डाईईथर गिव्स आइसोब्यूटेन। मतलब ऐसे जो 4 ऑप्शन है उसमें से 2 क्या है, अल्काइल क्लोराइड है, वो जब Na मेटल के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे, जिसको हम लोग कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, कि वुड्स प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर है, जो कि रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, क्योंकि 2 RR ग्रुप अटैच हो जाएंगे तो आपको आइसोब्यूटेन लगाना है। ओके, तो देखो यहां से अगर मैं अटैच करूंगा इन दोनों को तो मुझे क्या मिलेगा, अगर 32 की बात करूं तो एक तो है CH3Cl, सेकेंड है CH3CH2 CH2Cl। यहां से अगर 2 क्लोरीन हम लोग निकालेंगे तो आपको एक 2 3 4 यानी कि आपको ब्यूटेन मिलेगा, CH2 CH2 CH3। हमको तो आइसो चाहिए, तो ये ए जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। बी में अगर हम लोग चेक करें तो देखो बी में क्या बोला है, CH3 CH Cl CH3 और सेकेंड आपको अटैच करना है CH3Cl। ठीक, जहां से Cl निकलेगा वहां से वो CH3 अटैच होगा। तो अगर हम लोग ये वुड्स प्रोसेस कंप्लीट करें तो देखो प्रोडक्ट आपकी ऐसी होगी, CH3 CH CH3, जहां से Cl निकला वहां पे क्या अटैच होगा, CH3। इसका मतलब ये है कि ये आपको मिल गया आइसोब्यूटेन। तो बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, सी में भी नहीं मिलेगा, डी में भी नहीं मिलेगा। खैर तो ये समझ में आ गया, तो बी उसका करेक्ट आंसर होगा। चलो फिर हम लोग आगे चलते हैं 33 में। 33 में क्या बोला हुआ है, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन ओके बाय द मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2,6-डाइमिथाइल हेप्टेन। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, समझना पड़ेगा क्या बोला है। देखो कि जब 2,6-डाइमिथाइल हेप्टेन का जब हम लोग मोनोक्लोरिनेशन करेंगे तब आपको कितनी प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक, चलो उसके लिए सबसे पहले हमको उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 2,6-डाइमिथाइल हेप्टेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर है, एक सेकंड पे क्या है, एक CH3 है और एक
6 पे क्या है, CH3 है। बाकी जगह हमको CH3 लगा के उसको कंप्लीट कर देना है। क्लियर? यहाँ पे मैं लगा देता हूँ CH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2 एंड देन CH। ओके, आई होप ये हो गया। चलो अब मैं आप लोगों को एक पेन चेंज करके बता देता हूँ कि आपको कौन सा यूज करना है, कार्बन। ओके, तो देखो मोनोक्लोरिनेशन है, उसका मतलब क्या निकलता है, तो ध्यान रखो आपको क्या करना है, मोनोक्लोरिनेशन करना है तो पहले तो कितने कार्बन है जो कि सेम होंगे। ओके, तो देखो ये वाला जो इतना पार्ट है, पहले कौन सा वाला ले लें हम लोग, ये वाला CH3, एक ये वाला CH3, एक ये वाला CH3 और ये वाला CH3, मतलब ग्रीन के हिसाब से आपको एक प्रोडक्ट मिल गया। ओके, चलो सेकंड पेन हमको यूज करके देखना है कि सेकंड प्रोडक्ट हमको कौन सी मिलती है। तो देखो एक जो आपका कार्बन होगा, एक ये वाला कार्बन सेकंड वाला और ये की सेकंड वाला, क्लियर है, जो कि सेम है, तो आपकी एक और प्रोडक्ट मिल गई, टोटल 2 हो गई। चलो तीसरी प्रोडक्ट अगर हम लोग निकाले तो तीसरी प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगी, क्लियर है, तो मैं उसको कौन से कलर, ये वाला कलर करके दिखाता हूँ। देखो एक थी वाला प्रोडक्ट, ये कार्बन और एक ये कार्बन जो कि सेम है, तो आपका एक और प्रोडक्ट बनेगी, और एक ये बीच वाली जो कि आपकी प्लस एक और होगी, तो टोटल आपको कितना मिलेगा, 4 प्रोडक्ट मिलेगा। समझ रहे हो, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका C होगा। ओके, तो बस ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो हम लोग प्रीवियस पेन वही यूज कर लेते हैं वापस से। ओके, चलो इसके बाद है 34 में क्या बोला है, विच सब्सटेंस गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस इजीली। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली देगा। क्लियर है, ये रहे उसके आंसर्स, सॉरी ऑप्शंस, और हमको देखना है। तो देखो उसका कुछ ऑर्डर है वो आपको ध्यान रखना है, जो कि है रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो -R एंड -I, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +R एंड +I। ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब कौन इजीली देगा, तो देखो जो OCH3 है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो एक तो होता है +R और -I। ओके, अब जो Cl है तो उसमें तो क्या प्रेजेंट, मतलब एक ही कार्बन, मतलब क्लोरीन है, क्लोरोबेंजीन है, तो ये चेक करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। CH3 Cl में देखिए तो यहाँ पर CH3 है जो कि +I इफेक्ट दिखाएगा, बट C जो ऑप्शन है जो कि आपका करेक्ट होगा उसमें -I और -R इफेक्ट दिखा रहा है। तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -R और -I, मतलब कौन इजीली देगा, तो जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो एकमात्र ऑप्शन C है जिसमें -I और -R आपको दिखा रहा है। ओके, समझ गए, तो C जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। A नहीं होगा, B नहीं होगा, D नहीं होगा। ओके, इजीली कौन देगा, C देगा। चलो ठीक, उसके बाद हम लोग चलते आगे 35 में बोला है कि ओजोनोलिसिस ऑफ 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 2 फॉर्मल्डिहाइड बेस्ड द प्रोडक्ट द कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ। ओके, मतलब आपको 2 सेम फॉर्मल्डिहाइड मतलब मिलेंगे, तो ऐसा कौन सा ग्रुप है, तो विनाइल ग्रुप में आपको सिर्फ एक ही HCHO ग्रुप मिलता है फॉर्मल्डिहाइड वाला। आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो है वो आपको नहीं देगा। एसिटिलीन ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड वाला तो होता ही नहीं है, कभी नहीं देता ही नहीं। एकमात्र ऑप्शन D है इथिलीनिक डबल बॉन्ड्स। क्लियर है, इथिलीनिक डबल बॉन्ड्स का मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब भी आप उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ से HCHO 2 टाइम्स मिलेगा। क्लियर है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, D होगा। विनाइल ग्रुप आप लोग बोल सकते हो, लेकिन उसमें 2 नहीं, लेकिन एक ही HCHO ग्रुप मिलता है। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं 36 में। 36 के लिए थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। ओके, आई होप ये आपने लिख लिया होगा। चलो आगे चलते हैं। 36 में क्या बोला है, 36 में बोला है कि एक कंपाउंड है जिसकी रिएक्शन हम लोग H3O+ यानी Hg2+ करते हैं। ठीक, मतलब HgSO4 के साथ और एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग 11th में पढ़ चुके हो टोटोमेरिज्म, जो कि केस आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, चलो सबसे पहले कंपाउंड लिख लेता हूँ, PH मतलब फिनाइल ग्रुप है, C
ट्रिपल बॉन्ड C/Me। सबसे पहले HgSO4 हम लोग जैसे ऐड करेंगे, जिसका मतलब होता है Hg2+, तो यहाँ से जो एक कार्बन है, यहाँ से मतलब जो बॉन्ड है वो टूटेगा, के ऊपर माइनस जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तो आपको क्या मिलेगा, ओके, OH अटैच होगा। क्लियर है? तो प्रोडक्ट जो मिलेगी वो PHCOH डबल बॉन्ड CMe, यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब ये जो प्रोसेस हम लोग बोलते हैं ना हाइड्रोजन ट्रांसफर, और यहाँ से एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ आना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म, समझ रहे हो? तो ये प्रोडक्ट आपकी कौन सी मिलेगी, CPHC, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड एक टूट गया, यहाँ पे हो गया CH2 एंड CH3। क्लियर? जो कि आपका बी ऑप्शन होगा करेक्ट। समझ रहे हो? तो बी जो कि आपका करेक्ट आंसर। ओके, चलो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा, जो कि क्वेश्चन होगा आपका 37 नंबर का। ओके, और इसके लिए मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। ओके, ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। देखो 37 जो है उसमें क्या बोला है, फटाफट निकाल देता हूँ। 37 में बोला है आप लोगों के एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन है जो कि आपको गिवन है, एक रोजेनमंड प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? रोजेनमंड। रोजेनमंड प्रोसेस में क्या है, तो H2PDBaSO4 के साथ हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ओके, तो बस ये तो सिंपल एक प्रोसेस है। बेंजीन रिंग ले लो, इसके ऊपर COCl अटैच करो और H2 और PDBaSO4 की प्रेजेंस में सीधा CHO ग्रुप अटैच हो जाए। रेडी? मतलब C6H5CHO बेंजाल्डिहाइड मिलेगा, जो कि आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। 38 की बात करें, 38 में क्या बोला है, विच रिएक्टिविटी ऑर्डर इज करेक्ट टुवर्ड एडिशन रिएक्शन विथ HCN ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। मतलब HCN जो है उनके साथ कौन एडिशन रिएक्शन देगा। क्लियर है? तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो एडिशन रिएक्शन इजीली जो फटाफट देगा तो वो है आपका फॉर्माल्डिहाइड। ओके, HCHO, मतलब 4 नंबर का जो है वो आपका पहले आएगा। ओके, इसके बाद कौन देगा, एल्डिहाइड, सिंपल मतलब एसिटाल्डिहाइड देगा, CH3CHO देगा। समझ रहे हो? इसके बाद कौन सा आएगा, तो आएगा आपका कीटोन। ओके, मतलब CH3CO, और लास्ट में कौन आने वाला है, फिनाइल ग्रुप वाला, तो फिनोन। ओके, C6H5COCH3। तो याद रखो यहाँ पे ये निकाल के इसकी जगह में लिखता हूँ HCHO। तो ये क्योंकि HCN के साथ की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम लोग चेक करें तो ये इजीली फटाफट देगा। इसके बाद सिंपल CH3CHO, इसके बाद कीटोन, और लास्ट में क्या है, एसिटो फिनोन। ओके, तो ऐसा कौन किसके अंदर देखने को मिलता है जिसमें 4 ज़्यादा हो, एक तो ये यहाँ पर है, एक ये यहाँ पर है। सेकंड जो है आपका फर्स्ट आएगा, तो फर्स्ट किस में है, इसमें है, तो ये आपका ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाए। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है, बाकी ऑप्शंस नहीं हो। क्लियर? चलो थोड़ा आगे चलते हैं, जो कि होगा 39 नंबर का। ओके, 39 नंबर में क्या बोला है कि कोई सब्सटेंस है X, ओके, जो कि HCN के साथ रिएक्ट करेगा और आपको Y देगा, फिर हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको एक रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। क्लियर है? तो रेसिमिक मिक्सचर किसका होगा, तो देखो अगर हम लोग HCHO की बात करें तो इसकी रिएक्शन जब भी हम लोग HCN के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, एक H, ओके, वापस से एक CN होगा, ओके, एक वापस से H है और एक OH हो जाए। क्लियर है? जैसे हम लोग इसके अंदर H2 ऐड करेंगे वाटर का मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोलिसिस ही करना है तो यहाँ पे COOH मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो मतलब CH2 ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ पे COOH और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH। मतलब कि ये जो CHO ग्रुप है उसके ऊपर अल्फा हाइड्रोक्सी तो है, रेडी, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, लेकिन ये मतलब कंपाउंड अच्छे से बन नहीं रहा है, आगे हाइड्रोजन है, हमको एक कार्बन वाला चाहिए। ओके, तो जो ए है वो आपका नहीं होगा। सेकंड में चेक करके देखते हैं, चलो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, सेकंड चेक करो। सेकंड ऑप्शन में क्या बोला है, सेकंड ऑप्शन में बोला है CH3CHO।
ओके देखो, चले लिख लो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड OH, ऐसे लिख सकते हैं। इसके अंदर क्या ऐड करोगे, HCl, रिएक्शन करो तो CH3 C, यहाँ पे क्या होगा OH, यहाँ पर क्या है H, और एक ऐड होगा Cl। जैसे आप लोग क्या ऐड करोगे H2O, तो क्या बनेगा CH3 C, ओके OH तो है ही, यहाँ पर H है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो जो पहला कार्बन है उससे पहले वाला कौन सा है, अल्फा हाइड्रोक्सी, ये आपका एसिड हो गया। ओके तो X जो कंपाउंड है वो कौन सा होगा, जो कि रेसिमिक मिक्सचर भी देगा, वो है आपका CH3CO। क्लियर है, तो B जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। कीटोन नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। ओके तो ये आपको ध्यान में रखना है, B आपका करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। क्या बोला है, Which order of names of fat soluble vitamin are correct? Okay, we all know fat soluble कौन से है। ओके तो हम लोगों ने एक शॉर्टकट बनाई थी, क्लियर है, जो कि उसका नाम था कीड़ा। ओके कीड़ा में क्या था, ओके कीड़ा मतलब कोई मच्छर वच्छर की बात नहीं कर रहे, कीड़ा। ओके कीड़ा में तो विटामिन के, जिसको हम लोग बोलते थे फाइलोक्विनोन, ओके फाइलोक्विनोन। ई जो है वो है टोकोफेरोल, ओके डी जो है वो है आपका कैल्सीफेरोल, और ए जो है वो आपका हो जाएगा रेटिनॉल। ओके तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, फैट सॉल्युबल। ओके तो ये सारे के सारे क्या है, फैट सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल कौन से थे, तो वाटर सॉल्यूशन में एक बी कंपाउंड आता है, एक सी कंपाउंड आता है। क्लियर है, बट देखो जो ए है आपका करेक्ट आंसर, एक तो कैल्सीफेरोल और फिनोक्विनोन, जो कि के है और विटामिन डी है। ओके टोकोफेरोल और थायमिन तो मतलब क्या है, एक बेस है, ओके जो कि वाटर सॉल्युबल। एक रेटिनॉल है, रिबोफ्लेविन है, जो कि रिबोफ्लेविन बी में आता है, ये भी नहीं आएगा। स्कॉर्बिक एसिड सी में आता है, ये भी नहीं आएगा। तो बी सी डी नहीं आएगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरोल और फिनोक्विनोन। समझ रहे हो, तो ये दोनों क्या है, फैट सॉल्युबल है। ओके चलो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्या बोला है 41 में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एक्सिस्ट एज ए ज्विटर आयन। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि ज्विटर आयन नहीं बनाएगा। वी ऑल नो ग्लाइसिन है, वो बनाता है, ओके क्योंकि एक ये एसिड है, क्लियर तो ये बनाएगा ज्विटर आयन। क्लियर, ग्लूटामिक एसिड है, ये भी ज्विटर आयन बनाता है। सल्फोनिलिक एसिड है, ये भी बनाता है, मतलब ये तीनों है ना, ये बनाते हैं। बट पैरा एमिनो बेसिक एसिड है, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा, वो ज्विटर आयन नहीं बनाता। पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है COOH, और ये क्या है NH2। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये H+ है ना, अपनी तरफ खींचना चाहेगा, बट COOH ग्रुप जो है वो H+ डोनेट करना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वो H+ डोनेट कर सके। ओके तो याद रखो, इसमें जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं पहले सारे निकाल देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि जो आपका डी है वो करेक्ट आंसर है, पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड, जो कि ज्विटर आयन नहीं बनाएगा, बाकी सारे के सारे कंपाउंड बनाते हैं। ओके तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो इसके बाद हम लोग बात करें 42 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 बेसिस आर आइडेंटिकल इन DNA एंड RNA। ओके मतलब ऐसे कौन से बेसिस है जो कि DNA और RNA में प्रेजेंट है। ओके तो वी ऑल नो DNA जो है उसके अंदर कौन सा था, तो मैंने शॉर्टकट बनाई थी ATGC, रेडी, और जो RNA है उसके अंदर कौन सा है, तो AUGC। तो देखो एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, DNA में भी एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन तीनों के तीनों क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है, जो कि DNA में भी प्रेजेंट है और RNA में भी प्रेजेंट है। तो देखो ऐसा कौन सा कंपाउंड है, तो एक तो U वाला तो आएगा नहीं, ओके यहाँ पर भी यूरासिल वाला नहीं आएगा, यहाँ पे थायमिन वाला भी नहीं आएगा। आपका एकमात्र ऑप्शन ए है, जिसमें क्या है, एडेनिन ए के हिसाब से, जे से हिसाब से ग्वानिन, और सी के हिसाब से साइटोसिन। क्लियर है, तो ए आपका करेक्ट आंसर। चलो ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो इसके बाद है 43 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुगर डज नॉट शो म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन कौन नहीं दिखाएगा,
तो एकमात्र ऑप्शन है सुक्रोज। सुक्रोज जो कि मीटा रोटेशन नहीं दिखाएगा, बाकी ग्लूकोज, माल्टोज और फ्रुक्टोज बताते हैं। ओके, तो आपका सी जो कि करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो क्लियर। ओके, इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। 44 में क्या बोला है देखो। 44 में बोला है मैच द फॉलोइंग। ओके, विटामिन B1, B2, D, E, उसके आपको अलग अलग नाम पहचानने हैं, कौन से नाम है। क्लियर है। चलो, विटामिन B1 जो है उसको हम लोग सिंपली याद रखो, B1 को हम लोग क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। ओके, इसके बाद जो B2 है, B2 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कि रिबोफ्लेविन बोलते हैं। ओके, रिबोफ्लेविन। ओके, इसके बाद विटामिन डी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। ओके, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी को। लास्ट में बचा ई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। बस, तो इसमें से मैच कर लो, यानी कि जो B1 है उसमें कौन सा आंसर आना चाहिए, थायमिन। तो थायमिन वाला चौथा है, तो B4 देखो एकमात्र ऑप्शन है 4 वाला, बाकी किसी में है ही नहीं। तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि अगर आपको कोई एक पता है तो आप लोग सारे ऑप्शन निकाल सकते हो। ओके, तो बाकी के ऑप्शन नहीं आएंगे। ये एक सिंपल ट्रिक है, ध्यान रखना कि अगर आपको एक दो आते हैं तो वो देखो बाकी के अंदर वो ऑप्शन है कि नहीं। अगर नहीं है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे विटामिन B1 में क्या था, थायमिन, तो एकमात्र ऑप्शन था P4, बाकी किसी में है ही नहीं, तो मतलब डी आपका आंसर हो गया। ओके, तो कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। एक प्रोसेस गिवन है, प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन मोनोक्लोराइड इज रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन। ओके, इक्वेशन के थ्रू हमको बताया है कि H2 है वो 2ICl के साथ रिएक्ट करेगा, 2HCl और I2 बनाएगा। खैर, H2 जो है इज अ फर्स्ट ऑर्डर इन रिएक्शन एंड इन ICl, बट विच ऑफ दिस प्रपोज्ड मेथड इज फर्स्ट ऑर्डर मे बी कंसिस्ट विद द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट रिएक्शन। चलो देख लेते हैं वो भी कौन सा इंफॉर्मेशन गिवन है। तो कुछ मैकेनिज्म आपको गिवन है, H2, 2ICl, 2HCl और I2, जो कि आपको पहले जो मैकेनिज्म गिवन था ना वही है। उसमें से आपको गिवन है 2 स्टेप, एक है स्लो स्टेप, दूसरा है फास्ट स्टेप। क्लियर। और वी ऑल नो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो कि रेट कौन डिटरमाइन करेगा, क्योंकि स्लो स्टेप। ओके, तो बस आपको पता चल गया होगा स्लो स्टेप जो होगा वो क्या करेगा, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है इसके हिसाब से आपका रेट फाइंड करेगा। क्लियर है। तो H2, ICl, 2HCl और I2 ये जो फास्ट स्टेप है। ओके, तो ये तो हम लोग लेने वाले हैं नहीं, तो स्लो स्टेप में एकमात्र ऑप्शन ए होगा, 1 ओनली। क्लियर। बस आपको पहचानना था कि जो देखो वापस एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा क्या बोला है कि H2 जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में है, इन रिएक्शन इन ICl। ओके, तो ऐसा कौन सा मेथड है फर्स्ट ऑर्डर मे बी कंस्टिट विद इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट दिस रिएक्शन, क्योंकि जो भी फर्स्ट स्लो स्टेप होगा वो आपका रेट डिटरमाइनिंग होगा और वही बताएगा प्रपोज। क्लियर है। तो आपका जो आंसर होगा वो 1 ओनली। ठीक, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं 46 में। ओके, 46 में क्या बोला हुआ है, तो 46 में बोला हुआ है कि एक एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज 80 किलोजूल पर मोल। ओके, तो देखो ये थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ध्यान से थोड़ा देख लो। ये मैं पूरा हटा देता हूं यहां से। ओके, आपको ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि ये पूरा कैलकुलेशन हमको करना है। ओके, चलो आपको ध्यान रखना है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जिसको हम लोग EA बोलते हैं, जो कि कितना है, तो कि 80 किलोजूल पर मोल है। ठीक, चलो फिर बोला है कि डेल्टा H माइनस 40 किलोजूल मोल, मतलब जो एंथैल्पी चेंज है, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H, ओके, जो कि कितना है, माइनस 40 किलोजूल पर मोल है। ठीक, तो हम लोगों को क्या चेक करना है, अगर वन कैटालिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी टू 20 किलोजूल पर मोल, ओके,
जो कि एक कैटालिस्ट होगा वो क्या करेगा 20 किलो जूल मोल तक एक्टिवेशन एनर्जी क्या करेगा डिक्रीज करेगा, लोअर करेगा। तो आगे फॉर बैकवर्ड रिएक्शन बिफोर एंड आफ्टर एडिशन ऑफ कैटालिस्ट द रेशियो ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी का रेशियो कितना। तो सबसे पहले तो मुझे वो ई बैकवर्ड मतलब बैकवर्ड रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है, बैकवर्ड रिएक्शन की क्या है एक्टिवेशन एनर्जी वो हमको फाइंड करनी पड़ेगी। एक्टिवेशन एनर्जी तो कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूला है, जो एंथैल्पी चेंज है इज इक्वल टू फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस बैकवर्ड रिएक्शन। ये कितना आपको गिवन है -40 इज इक्वल टू ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसका कितना है 80 माइनस ईबी। ओके, और ईबी को अगर यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 किलो जूल पर मोल। चलो ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, अब क्या करना है, जो कैटालिस्ट है यहाँ पर क्या है प्रेजेंट कैटालिस्ट, जो कि क्या करेगा डिक्रीज क्या करेगा एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, तो एक्टिवेशन एनर्जी कितने अमाउंट में डिक्रीज करेगा। तो देखो 20 डिक्रीज कर रहा है, मतलब जितना डिक्रीज करेगा वो इक्वली इसका आधा क्या कर देगा डिक्रीज कर देगा। तो कितना डिक्रीज कर रहा है, तो ई डैश बी अगर हम लोग चेक करें तो 120 में से उसका आधा है वो डिक्रीज कर देगा, मतलब 60 जितना डिक्रीज करेगा, क्योंकि कैटालिस्ट क्या करेगा 20 किलो जूल पर मोल के हिसाब से क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो बैकवर्ड रिएक्शन बिफोर एंड आफ्टर एडिशन ऑफ कैटालिस्ट। तो जो भी बैकवर्ड रिएक्शन है वो उसके मतलब एडिशन जब कैटालिस्ट का करोगे उसके बिफोर और आफ्टर में एक्टिवेशन एनर्जी कितना होगा, रेशियो क्या होगा। क्लियर है। तो आफ्टर और बिफोर हम लोगों को कितना मिला 60 जितना, क्योंकि उसका हाफ जितना क्या करेगा डिक्रीज कर देगा। तो आपका जो रेशियो निकलेगा वो EB अपॉन ई डैश बी जितना मिलेगा। EB कितना है आपका 120 और ई डैश बी कितना है 60, आंसर आ जाएगा 2। समझ रहे हो। तो डी जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। वापस से बता देता हूं, आपको EA पता था 80 किलो जूल पर मोल है, डेल्टा H जो कि है -40 किलो जूल पर मोल, EB बैकवर्ड रिएक्शन जो कि क्या करेगा एक्टिवेशन एनर्जी हमको चेक करनी थी कि कितनी है, डेल्टा H जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड में एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी, तो डेल्टा H इज इक्वल टू EF माइनस EB। यहाँ से हम लोगों ने चेक कर दिया 120 किलो जूल पर मोल। अब कैटालिस्ट क्या कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, तो कितनी करेगा तो उसकी जितना हाफ जितना कर देगा, मतलब 60 जितना क्या कर देगा डिक्रीज करेगा। तो 120 में से 60 चले गए तो 60 बचा, रेशियो ले लो 20 अपॉन 60 इज इक्वल टू 2 पॉइंट। तो डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। उसके बाद 47, देखो 47 में क्या करना है, तो 47 एक इजी क्वेश्चन है। मैं थोड़ा उसको रफ कर देता हूँ, आप लोगों ने शायद लिख लिया होगा। सिर्फ हमको चेक करना है कि जो भी आपको गिवन है रेट जो कि कितना हो रहा है। चलो क्वेश्चन है आपका 47 में देखो क्या बोला है, K1 और K2 क्या है इक्वल है एट गिवन टेम्परेचर। प्रोसेस आपकी क्या है A प्लस बी गिव C प्लस डी जो कि रिवर्सिबल है। dx बाई dt, बस इंपॉर्टेंट ये है dx बाई dt इज इक्वल टू K1, यहाँ पे आ गया A, यहाँ पे आ गया B माइनस K2, यहाँ पे आ गया C और यहाँ पे क्या आ गया D। dx बाई dt कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा, तो K1 A B इज इक्वल टू K2 C और D। बट K1 K2 क्या इक्वल है, तो ये दोनों उड़ गए। यहाँ पे क्या बचा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें A और B की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होनी चाहिए C और D के इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है। तो देखो बस हमको वही चेक करना है। चलो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखो पहले में तो 1 2 मतलब 0.3 होगा, यहाँ पे ऐसा मतलब इक्वल तो नहीं हो रहा है, वापस पहले से दिख रहा है। ये जरा पुट करके चेक करो, ये कितना होगा 4/10 होगा इंटू ये 20/25/100 होगा इस इक्वल टू C में चेक करते ये वाला तो 2 कितना होगा 10 होगा, और D में चेक करें तो 5/10 होगा। समझ रहे हो।
तो ये आ गया 5 2 सा 10 और 2 2 कैंसल, यहाँ पे आ गया 1/10, 25 4 जा 100 और 4 4 कैंसल, तो 1/10। देखो दोनों में इक्वल आ गया, मतलब बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। बाकी में देखो सेम नहीं होगा, ये 0.3 है, 0.2 है, नहीं होगा। 0.2 देखो यहाँ पे 0.4 0.2 ये भी नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन बी है जो कि आपका करेक्ट आंसर हो। चलो ठीक, समझ रहे हो? ओके चलो, तो 47 वाला कंप्लीट हो गया, जिसमें बी आंसर आने वाला है। देखो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, कंडीशन जो गिवन थी वहां से आपको निकालना था। ओके चलो थोड़ा आगे चलते हैं, जो कि आपका 48 नंबर का क्वेश्चन। ओके चलो मैं थोड़ी जगह बना लूं। 48 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है, जो कि आपको प्रेशर के ऊपर डिपेंडेड है, चैप्टर नंबर 4 का है। 48 देखो, फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम ए इन अ क्लोज सॉलिड कंटेनर विच इंटीग्रेटेड इक्वेशन इज करेक्ट फॉर। ओके मतलब कौन सा इक्वेशन है जो कि करेक्ट होगा। तो देखो रिएक्शन कौन सा है, तो ए जो कि गैसियस फॉर्म में होगा, सारे गैसियस फॉर्म में होंगे, तो बी प्लस सी प्लस डी, समझ रहे हो। T इज इक्वल टू 0 टाइम पे उसका प्रेशर कितना होता है, P1। तब कोई रिलेशन नहीं होगा तो 0 0 बनेगा। T टू T टाइम मतलब एक टाइम जब रिएक्शन प्रोसीड होगा, तब समझ लो कि जो P1 है उसमें से अल्फा जितने मॉलिक्यूल्स चले गए गैसियस के, तो जितने मॉलिक्यूल्स जाएंगे इतने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनने वाले हैं। तो यहाँ पर भी अल्फा बनेगा, यहाँ पर भी अल्फा बनेगा, यहाँ पर भी अल्फा बनेगा, समझ रहे हो। तो पी टोटल कितना आ जाएगा, इन सबका क्या करना है, एडिशन करना है। तो एक माइनस से एक प्लस मर गया, क्या बचा, P1 प्लस 2 अल्फा। ओके तो यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करके फटाफट बनाओ, तो PT माइनस P1 इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो अल्फा कितना मिलेगा, तो PT माइनस P1 अपॉन 2, जो कि आपको क्या मिल गया, अल्फा मिल। ठीक समझ रहे हो। चलो अब मुझे क्या चेक करना है, तो कि ए का जो प्रेशर है वो कितना होगा, तो P ऑफ ए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, P1 माइनस अल्फा। ओके बस यहाँ पे मुझे अल्फा की वैल्यू पुट करनी है, P1 माइनस ये हो गया PT माइनस P1 बाय 2। अच्छा ऐसा करो माइनस एंटर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 2 सामने लेके जाओ, तो 2P1 माइनस PT, ओके प्लस P1 बाय 2। तो 2P1 प्लस P1 कितना हो गया, 3P1 माइनस PT 2। ओके चलो अब इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर हम लोग निकाले तो क्या होता था, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T लॉग, यहाँ पर क्या आता था, इनिशियल प्रेशर जो कि आपका P1 है, डिवाइडेड बाय ये P ऑफ ए। P ऑफ ए में क्या लिखा है, 3P1 माइनस PT डिवाइडेड बाय 2, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या है, 2.303 डिवाइडेड बाय T लॉग, ये 2 ऊपर चला गया तो क्या बनेगा, 2P1 डिवाइडेड बाय 3P1 माइनस PT। तो बस ऐसा ऑप्शन आपको किस में देखने को मिलता है वो आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पर तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, और इसमें भी 2 ये भी नहीं है। एकमात्र ऑप्शन सी है जिसके अंदर ये रिएक्शन दिखा रहा है। ओके आपको सी जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा, समझ रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है। ओके चलो फिर थोड़ा आगे चलते हैं 49 में। तो 49 में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको गिवन है। क्या बोला है 49 में, तो 49 में बोला है कि फॉर अ प्रोसेस ए टू बी, ओके ए टू बी एक प्रोसेस हो रहा है जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कितना है, 10 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा एच जो कि पॉजिटिव है। क्लियर है। अगर डेल्टा एच नेगेटिव होता तो क्या होता, अगर वो सोच ले तो आपको पॉजिटिव के लिए आंसर मिल जाएगा, समझ रहे हो। अगर डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है और हमको लेना है डेल्टा एच नेगेटिव, अगर डेल्टा एच नेगेटिव होता तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा मिलता कि उसकी जो एनर्जी है वो यहाँ से स्टार्ट होती और नीचे तक जाती। क्लियर है, बी पॉइंट तक। कब, जब नेगेटिव होगा तब, क्योंकि बाद में आपको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, वो रिएक्शन तक प्रोसीड करेगा, समझ रहे हो, जब नेगेटिव होगी तब। लेकिन यहाँ पे कौन सा गिवन है आपको, डेल्टा एच पॉजिटिव गिवन है,
तो मतलब होगा क्या, जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, वो यहाँ से शुरू तो होगा लेकिन ऊपर तक ही जाएगा, मतलब यहाँ से नीचे है ना, ऐसे पूरे नीचे तक नहीं जाएगा, क्योंकि डेल्टा क्या है, पॉजिटिव, हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो जो आपका आंसर बनेगा ना इस पॉजिटिव के हिसाब से, तो ये होगा बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। ओके, अगर इसके लिए चेक करें तो डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव होगा, समझ रहे हो। यहाँ पे तो क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो सी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, एकमात्र ऑप्शन कौन सा आएगा, बी, पॉजिटिव के लिए। नेगेटिव के लिए कौन सा आता है, ए आता है। ओके, तो ये अगर यहाँ पे डेल्टा एच +5 की जगह -5 लिखा होता तो क्या हो जाता, आपका ए आंसर हो जाता, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, आपको बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बस ये ध्यान में रखो। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखना चाहते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, 50 नंबर का है, ऑन अरेंजिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कम्स सेकेंड पोजिशन। ये आपको ध्यान में रखना है, सेकेंड पोजिशन पे कौन सा आएगा, और वो भी कौन सा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ओके, यहाँ पे बहुत से लोग भूल कर देते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले जो ज्यादा होगा वो लिख लेंगे और फिर सेकंड नंबर पे आएगा तो वो बता देंगे। ओके, देखो यहाँ पर एक एल्डिहाइड गिवन है, एक अल्कोहल गिवन है, एक ईथर गिवन है और एक हाइड्रोकार्बन गिवन है। ओके, वी ऑल नो जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन, जो कि हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो लोअर होगा, सबसे ज्यादा लोअर। ओके, इसके बाद जो आएगा वो ऑर्डर आएगा ईथर का। ओके, इसके बाद जो ऑर्डर आएगा वो किसका आएगा, तो अल्डिहाइड। ओके, और इसके बाद जो ऑर्डर आएगा वो किसका है, अल्कोहल। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, ये याद रखना, सबसे ज्यादा किसमें है, अल्कोहल में, सबसे लोअर किसमें, कार्बन में। तो बस सेकंड पोजीशन में कौन आ रहा है, ईथर आ रहा है, सबसे पहले दिख रहा है। तो देखो यहां पर ईथर वाला ऑप्शन कौन सा है, सी। ओके, रिमूव करके वापस बता देता हूं। देखो ये आपका क्या है, अल्डिहाइड है, सॉरी ये क्या है आपका, अल्डिहाइड। ओके, ये क्या है आपका, अल्कोहल। ये क्या है, ईथर। और ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन पे फर्स्ट स्टेप पे आएगा और ये सेकंड स्टेप पे आएगा, मतलब सी आपका करेक्ट आंसर होगा, समझ रहे हो, क्योंकि ये सेकंड पे आ रहा है। वैसे अगर लोअर की बात करें, मतलब किसमें सेकंड पोजीशन में किसके सबसे ज्यादा है, तो अल्डिहाइड आएगा। लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में पूछा है तो सेकंड पोजीशन में कौन आ रहा है, ईथर आ रहा है। ओके, आई होप 26 से लेके 50 तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट मेगा टेस्ट में, तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण।